कहानी की शुरुआत हमें 2035 की दुनिया दिखाते हुए होती है, जहां अब धरती के सारे ऊर्जा के स्रोत खत्म हो चुके थे। बिजली इतनी महंगी हो चुकी थी कि एक बल्ब जलाने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ता था और लोग भुखमरी से मरने लगे थे। लेकिन यह सब अब बीती बात बन चुकी थी, क्योंकि लूनर इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी ने इसका हल निकाला और चांद की सतह पर मौजूद हीलियम 3 को फ्यूजन एनर्जी में बदलकर धरती पर भेजना शुरू कर दिया। और इस तकनीक ने धरती की 70% ऊर्जा की जरूरत पूरी कर दी। लेकिन इस मिशन पर चांद के बेस में अकेला काम करने वाला आदमी सैम था, जिसने कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके मुताबिक उसे 3 साल मून बेस पर अकेले काम करना था और उसका रोज का काम बस समय पर इकट्ठी हुई हीलियम 3 को धरती पर भेजना था। इस सन्नाटे भरी जगह में उसका एकमात्र साथी एक AI रोबोट गर्टी था। और एक दिन काम खत्म करके गर्टी से बात करते हुए सैम ने कहा कि बस 2 हफ्ते बचे हैं और कंपनी जल्दी किसी को भेजे, क्योंकि इस अकेलेपन से वो थक चुका था। 3 सालों में सैम ने वक्त बिताने के तरीके ढूंढ लिए थे, जैसे नक्काशी और पौधे उगाना, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार रहता था पत्नी के वीडियो मैसेज का, क्योंकि 3 साल दूर रहने के बाद भी उसकी पत्नी का प्यार कम नहीं हुआ था और उनकी बेटी अब पापा बोलने लगी थी। एक रात सैम काम की जगह से गर्म पानी लेने गया तो सोफे पर एक अजनबी औरत दिखी और ध्यान भटकते ही गर्म पानी हाथ पर गिर गया। गर्टी ने पूछा क्या हुआ, तो सैम ने कहा कि टीवी देखते देखते पानी गिर गया। लेकिन गर्टी बोला कि मैं जब आया तब टीवी बंद था। दरअसल कुछ दिनों से सैम को सिर दर्द और भ्रम हो रहा था और उसी दौरान स्क्रीन पर अलर्ट आया कि माइनिंग व्हीकल में एक कनस्तर भर गया है। तो सैम तुरंत रोवर लेकर निकला, लेकिन जैसे ही माइनिंग व्हीकल के पास पहुंचा वो औरत फिर दिखी और ध्यान भटकने से रोवर सीधे व्हीकल से जा टकराया। व्हीकल के मलबे ने रोवर को वहीं जाम कर दिया और अगले पल सैम बेहोशी से जागा, लेकिन टक्कर में लगी चोट का कोई निशान नहीं था। जब वह कमजोर कदमों से कमरे से बाहर निकला तो उसने गर्टी को किसी से बात करते सुना। गर्टी कह रहा था कि नए सैम को एक्टिवेट किया जा रहा है और अब चांद पर सिर्फ 2 माइनिंग व्हीकल बचे हैं। दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज आई कि एक ही दिन में तुमने एक व्हीकल और एक कर्मचारी खो दिया है। और सैम को देखते ही गर्टी ने फौरन कनेक्शन काट दिया। कुछ दिन बाद व्हीकल्स की गिनती करते वक्त सैम ने देखा कि मैथ्यू नाम का व्हीकल बंद पड़ा है, जो वही व्हीकल था जिससे उसकी टक्कर हुई थी। इसलिए उसने कंपनी से इजाजत मांगी कि जाकर ठीक करे, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। लेकिन सैम को उनकी बातें बहुत अजीब लगी, इसलिए उसने चुपके से ऑक्सीजन पाइप काटा और गर्टी को बुलाकर झूठ बोला कि बाहर दरार पड़ गई है। गर्टी जानता था कि यह सच नहीं है, लेकिन सैम को हमेशा बंद रखना भी सही नहीं था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। बाहर निकलकर सैम सीधे मैथ्यू के हादसे वाली जगह पहुंचा, क्योंकि कंपनी ने उस पर इतनी रुकावटें लगाई थी कि उसे लगा कि जरूर वहाँ कुछ बड़ा है। और जब उसने रोवर का टॉप कवर खोला तो ड्राइवर सीट पर एक बेहोश आदमी मिला जो बिल्कुल सैम जैसा दिखता था। सैम उसे बेस पर ले आया और गर्टी से पूछा कि यह कौन है, लेकिन गर्टी ने कुछ नहीं बताया और बस कहा कि उसे मेडिकल रूम में ले जाओ। और कुछ देर बाद वो आदमी धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। उसकी आंख के पास चोट के निशान साफ दिख रहे थे, यानी यही वो सैम था जो कुछ देर पहले बाहर गया था। तो फिर उसे वापस लाने वाला कौन था? अगले दिन सैम धीरे धीरे ठीक होने लगा और कहानी को आसान बनाने के लिए चोटिल सैम को सैम नंबर 1 और अचानक प्रकट हुए सैम को सैम नंबर 2 कहेंगे। जब नंबर 1 की आंख खुली तो उसने देखा कि नंबर 2 एंटरटेनमेंट रूम में कसरत कर रहा है। इसलिए उसने गर्टी से पूछा कि यह आदमी कहां से आया और उससे बिल्कुल एक जैसा क्यों दिखता है। गर्टी ने कहा कि तुम दोनों ही सैम हो, और यह जवाब सुनकर नंबर 1 का दिमाग चकरा गया। उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि 2 हफ्ते बाद कंपनी उसे धरती पर वापस ले जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे को समझने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि बात सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 तक नहीं थी। उनकी यादें एक जैसी थीं और पत्नी भी एक ही थी, जिसका साफ मतलब था कि वो एक दूसरे के क्लोन थे। तभी धरती से एक मैसेज आया कि कंपनी का जुपिटर प्लान रोक दिया गया है और 14 घंटे बाद एक रेस्क्यू शिप सैम को वापस लेने आएगी। ये खबर सुनकर नंबर 1 खुश हो गया, लेकिन नंबर 2 ने पूछा कि क्या तुम सच में मानते हो कि कंपनी तुम्हें वापस भेजेगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक क्लोन हो? तुरंत नंबर 1 ने गुस्से में कहा कि वही असली सैम है और 3 साल से यहाँ काम कर रहा है, बल्कि अचानक प्रकट होने वाला नंबर 2 ज्यादा क्लोन लगता है। नंबर 2 ने बहस नहीं की, बल्कि एक सवाल उठाया कि नंबर 1 ने खुद कहा था कि वो नक्काशियां पहले से मौजूद थीं, तो सबसे पहले उन्हें किसने बनाया होगा? और नंबर 1 के हादसे के बाद नंबर 2 इतनी जल्दी कैसे आ गया? उसका मानना था कि बेस में और भी क्लोन हैं जो कहीं छुपाए हुए हैं। नंबर 1 ने कहा कि वह इस बेस के एक एक कोने को जानता है। 3 साल में उसे कोई क्लोन नहीं मिला और कंपनी ऐसा क्यों करेगी? तो नंबर 2 बोला कि एक अंतरिक्ष कर्मचारी तैयार करना बहुत महंगा है, जबकि एक क्लोन सस्ता पड़ता है। बहस छोड़कर नंबर 2 बेस का कोना कोना खोजने लगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर नंबर 1 की मॉडल टेबल पर पड़ी, जो 3 सालों में कभी नहीं हिली थी। लेकिन नंबर 1 को यह सब बकवास लगा और उसने कहा कि रेस्क्यू शिप कुछ ही घंटों में आने वाली है, इसलिए उसे चैन से बैठ जाना चाहिए। दोनों में बहस बढ़ी और हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि दोनों एक ही इंसान थे, पर नंबर 1 नंबर 2 का मुकाबला नहीं कर पाया और आखिरकार नंबर 2 ने टेबल पलट दी, लेकिन नीचे सिर्फ पत्थर की सतह थी। नंबर 1 कमरे से निकलकर गर्टी से कहने लगा कि उसकी पत्नी 6 महीने पहले ही उसके माँ बाप के घर चली गई थी और पता नहीं वापस जाने पर सब ठीक हो
होगा या नहीं। फिर उसे याद आया कि उसने पत्नी को 100 से ज्यादा वीडियो मैसेज भेजे थे और वो सब कहाँ गए। गर्टी ने बात टाली और कहा कि वो सिर्फ काम की चीजों का जवाब दे सकता है, लेकिन नंबर 1 को शक हो गया कि गर्टी कुछ छुपा रहा है, इसलिए उसने सीधे पूछा कि क्या वो एक क्लोन है, और इस बार गर्टी ने सच बता दिया। गर्टी ने कहा कि 3 साल पहले जो हादसा हुआ था वो असल में कोई हादसा नहीं था, बल्कि हर नए क्लोन के लिए एक तय प्रक्रिया थी, क्योंकि डीएनए कॉपी करना बेहद नाजुक काम है। सैम ने पूछा कि तो फिर उसकी पत्नी और बेटी का क्या? तो गर्टी ने बताया कि वो सब असली यादें नहीं है, बल्कि बस उसके दिमाग में डालने के लिए बनाई गई यादें थी। ये सुनते ही नंबर 1 को समझ आ गया कि जिस घर का उसे इंतजार था वो कभी उसका था ही नहीं। अगले दिन दोनों ने हाथ मिलाया और तय किया कि मिलकर सच का पता लगाएंगे। नंबर 2 ने बताया कि जब वो होश में आया था तब उसने गर्टी को कंपनी से बात करते सुना था, लेकिन नंबर 1 ने कहा कि यह नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम सोलर स्टॉर्म में पहले ही तबाह हो चुका था। नंबर 2 ने तुरंत कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो कंपनी अब तक उसे सही नहीं करवा चुकी होती, और इस बात को जांचने के लिए दोनों रोवर लेकर बेस से बाहर निकले। 3 सालों में सैम सिर्फ बेस और माइनिंग व्हीकल के बीच ही घूमा था, इसलिए शायद जवाब उस रास्ते से काफी दूर कहीं था। और कुछ मिनट बाद नंबर 1 ने देखा कि आगे एक टावर जैसी इमारत है, और रोवर ने बताया कि वो सिग्नल स्टेशन नंबर 3 के पास है। दूसरी तरफ नंबर 2 को भी वैसा ही टावर मिला और उसे समझ आ गया कि यह एक सिग्नल जैमर है, और नंबर 1 ने कहा कि अगर यह 3 नंबर है तो ऐसे जैमर कम से कम 3 होंगे। तभी नंबर 1 को खून की उल्टियां आना शुरू हो गई और उसका पूरा मास्क खून से भर गया, इसलिए वो तुरंत बेस पर वापस लौट आया। लेकिन चोट देखने की बजाय उसने बेस का सीक्रेट डेटाबेस खोलने की कोशिश की, मगर उसे पासवर्ड का पी भी नहीं मिल रहा था। तभी गर्टी आया और उसने खुद पासवर्ड डाल दिया। तुरंत सैम ने अपने नाम का फोल्डर खोला तो अंदर एक वीडियो मिली जिसमें एक सैम की हालत बहुत खराब थी और बाल भी झड़ रहे थे। फिर वो सैम खुशी से स्लीप पॉड में घुसा, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था और वो घर जाने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने आंखें मूंद दी तो पॉड एक भट्टी बन गई और उस सैम को जलाकर राख कर दिया। ये देखकर सैम कांप गया, क्योंकि अगर यह वीडियो न मिलती तो उसका भी यही अंजाम होता। सैम उस कमरे में गया जहाँ स्लीप पॉड था, और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया तो स्क्रीन पर एक आदमी आया जो तारीफों के पुल बांध रहा था कि सैम ने 3 साल का काम बखूबी पूरा किया। लेकिन सैम के लिए यह सब सिर्फ एक धोखे का मजाक था। सैम ने उस आदमी की बात अनसुनी की और कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे फर्श पर एक दरवाजा दिखा और उसने औजार ढूंढकर उसे खोला तो नीचे एक गहरा रास्ता था। उधर नंबर 2 बेस पर लौटा और जैसा उसने सोचा था, बेस के आसपास कुल 3 जैमर थे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा तो नंबर 1 को जमीन पर बैठा पाया। नंबर 2 ने पहले कहा था कि यहाँ कोई छुपी जगह है, और अब सच सामने था। दोनों उस रास्ते से नीचे उतरे तो एक बड़ा कमरा मिला जहाँ कतारों में स्लीप पॉड रखे थे। उन्होंने एक खोला तो अंदर सैम का ही एक क्लोन लेटा था। वो कमरा इतना बड़ा था कि उसका आखिरी सिरा दिखता ही नहीं था। ये देखकर नंबर 1 चुपचाप एक छोटा कंप्यूटर उठाकर बेस से बाहर चला गया। कुछ देर बाद कंप्यूटर ने बताया कि सिग्नल मिल गया, यानी वो जैमर की रेंज से बाहर आ गया था। तुरंत सैम ने धरती पर अपने घर का वीडियो कॉल लगाया और जिसे कुछ देर बाद एक छोटी लड़की ने उठाया। सैम ने उससे अपनी पत्नी टेस को बुलाने को कहा, लेकिन लड़की ने कहा कि माँ तो कई साल पहले गुजर गई। ये सुनकर सैम यकीन नहीं कर पाया और उसने बार बार पूछा। लड़की को कुछ अजीब लगा तो उसने अपने पिता को आवाज लगाई, और यह सुनते ही सैम ने फौरन कॉल काट दी, क्योंकि अगर उसके पिता वहाँ थे तो फिर वो खुद कौन था। सैम को समझ आ गया कि जिस घर वो वापस जाना चाहता था वो अब मुमकिन नहीं था। वापस आने पर नंबर 1 और कमजोर हो गया। कंपनी के लोग 7 घंटे में पहुंचने वाले थे, और अगर उन्हें 2 सैम दिखते तो दोनों को खत्म कर दिया जाता। नंबर 2 ने उसे बिस्तर पर लिटाया और गर्टी के पास गया। उसने कहा कि एक और क्लोन जगाओ वरना हम दोनों मार दिए जाएंगे। गर्टी का प्रोग्राम में सेट था कि हर 3 साल में एक सैम को जगाना है, और ये मांग उसके नियम के खिलाफ थी। लेकिन उसका प्रोग्राम सैम को मरने भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने नियम तोड़कर एक और क्लोन जगा दिया। दरअसल नंबर 2 का प्लान था कि जब कंपनी के लोग हादसे की जगह लाश ढूंढने जाएंगे तो नए जगह क्लोन को मारकर रोवर में रख देंगे ताकि किसी को शक न हो। लेकिन बेस में फिर भी 2 सैम होते, इसलिए नंबर 2 का प्लान था कि नंबर 1 एनर्जी लॉन्चर से धरती पर जाए, जिसमें उसे कुछ जी फोर्स झेलनी होगी। लेकिन नंबर 2 ने हिसाब लगाया था कि इंसानी जिस्म इतना बर्दाश्त कर सकता है, और अगर सब ठीक रहा तो वो अपनी बेटी को भी देख सकता है। लेकिन वक्त बीतने के साथ नंबर 1 का इरादा बदल गया, क्योंकि अब वो खड़े होने की भी हालत में नहीं था, और एनर्जी लॉन्चर से धरती पर पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगे वाले थे। साथ में उसे लग भी रहा था कि शायद वो उतने दिन जिंदा भी न रह सके। इसलिए उसने प्लान पलट दिया कि नंबर 2 लॉन्चर से धरती जाए और वो खुद हादसे वाले रोवर में चला जाएगा। इस तरह न किसी को मारना पड़ेगा और बेटी से मिलना भी हो जाएगा, भले ही इसके लिए उसके खुद की जान देनी पड़े। नंबर 2 कुछ देर सोचता रहा और उसे लगा कि अगर हालात उलटे होते तो वो भी यही करता। नंबर 2 उसे रोवर में बिठाकर हादसे वाली जगह ले गया। दोनों ने कोई भारी भरकम विदाई नहीं ली, बल्कि उस लम्हे की बात की जब पत्नी से पहली बार मिले थे। दोनों हंसते बोलते रहे, क्योंकि दुनिया में वो दोनों ही इकलौते ऐसे इंसान थे जो एक दूसरे को 100% समझते थे। थोड़ी देर बाद नंबर 1 की आंखें बंद हो गईं और वो चुप हो गया। नंबर 2 समझ गया कि वक्त आ गया है और उसने उसे रोवर में लिटा दिया। रेस्क्यू शिप को आने में अभी
अभी 1 घंटा बाकी था और नंबर 2 अपनी तैयारी में लगा था। तभी गर्टी ने एक जरूरी बात बताई कि उसकी चिप में वो सब कुछ दर्ज है जो नंबर 2 के जागने के बाद हुआ है, और अगर कंपनी के लोगों ने चिप चेक की तो सब राज खुल जाएगा। इसलिए एकमात्र रास्ता यह था कि सैम खुद गर्टी की मेमोरी मिटा दे। जाने से पहले सैम ने गर्टी से कहा कि तुम कभी मशीन नहीं थे बल्कि इंसान थे। फिर गर्टी की मेमोरी मिटाकर वो लॉन्चर में घुस गया। उसी वक्त कंपनी की शिप भी उतरने वाली थी, लेकिन जाने से पहले सैम ने माइनिंग व्हीकल का रास्ता बदलकर उसे पास के जैमर की तरफ मोड़ दिया और जैमर टूटते ही चांद का बेस फिर से धरती से जुड़ गया। फिल्म के आखिर में नंबर 2 का लॉन्चर चांद से रवाना हुआ और रोवर में लेटे नंबर 1 ने यह देखकर चैन से आंखें बंद कर ली।